हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। जैसे कि हमने नर जनन तंत्र में उसमें सम्मिलित अंगों को पहले पढ़ा था, मादा जनन तंत्र में भी हम सबसे पहले वही करेंगे। तो देखिए कौन कौन से होते हैं भाई। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, बाह्य जननेंद्रियां और स्तन ग्रंथियां। एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अंडाशय से। तो अंडाशय को पढ़ने से पहले अपन मादा जनन तंत्र का जो एक फोटो दे रखा है उस डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब ये जो मादा जनन तंत्र का जो फोटो दे रखा है, इसमें आपको दिख रहे होंगे कि दो अंडाशय हैं और उनको पकड़ी को अब कौन रख रही है, उनको पकड़े रख रही है अंडवाहिनी, और फिर आगे गर्भाशय खुल जाता है और फिर आगे योनि, ठीक है। ये सब आपको दिख रहे होंगे और जिसमें आपको अंडवाहिनी के जो है वो तीनों जो भाग है वो भी दिख रहे होंगे। जब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे तो आपको ये फोटो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडाशय से। अंडाशय या ओवरी। इसमें देखिए अंडाशय या ओवरी की संख्या कितनी होती है भाई अपने अंदर? दो, ठीक है। मादा में होती है संख्या कितनी? दो, यानी कि एक जोड़ी। एक ओवरी है वो इस तरफ रहेगी गर्भाशय के और दूसरी इस तरफ, ठीक है। अब वो अंडाशय की अगर हम आकार की बात करें, आकार होता है 3 से 4 सेंटीमीटर। कितना होता है भाई? 3 से 4 सेंटीमीटर। और कैसी आकृति होती है इसकी? बादाम के जैसी। किसके? बादाम के जैसी। कैसी होती है भाई? बादाम के जैसी। अब सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है कि मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है भाई? अंडाशय। मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है? अंडाशय। नर में कौन होता है? यस, वृषण। नर में कौन होता है भाई? वृषण या टेस्टिस। और मादा में कौन होते हैं? अंडाशय। अब अंडाशय क्यों होगा? क्योंकि मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको बता दिया कि नर में है वो शुक्राणुओं का निर्माण है वो किस में होता है? वृषण में, इसलिए वो प्राथमिक लैंगिक अंग है। और मादा में अंडाणु का निर्माण किस में होगा? अंडाशय में, ठीक है। अब अंडाशय है वो कहाँ पर उपस्थित होता है भाई? श्रोणि क्षेत्र में। श्रोणि क्षेत्र का मतलब क्या है? कमर के नीचे का भाग, उसको क्या बोलते हैं? श्रोणि क्षेत्र। वहां उपस्थित होते हैं। और जो गर्भाशय तथा श्रोणि भित्ति से लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? लिगामेंट्स के द्वारा। वो गर्भाशय से जुड़े हुए होंगे और श्रोणि भित्ति से भी जुड़े हुए होते हैं। अब अंडाशय के हैं वो दो मुख्य क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है बाहरी भाग जिसे कहते हैं परिधीय भाग, उसको क्या कहते हैं भाई? वल्कुट या कॉर्टेक्स। और आंतरिक क्षेत्र को कहते हैं मध्यांश या मेडुला, ठीक है। ये जानता है किसी भी संरचना हो बायोलॉजी में, तो जो परिधीय भाग है उसको अपन हमेशा क्या कहते हैं? वल्कुट। और आंतरिक भाग को मध्यांश। अब देखिए तो अंडाशय के वल्कुट में क्या मिलेंगे भाई? विभिन्न अवस्थाओं में पुट्टक मिलेंगे। हमने पढ़ा होगा प्राथमिक पुट्टक, द्वितीयक पुट्टक। तो वो सब कहाँ मिलते हैं भाई? अंडाशय के वल्कुट भाग में। जबकि मध्यांश भाग में क्या मिलती है? रुधिर कोशिकाएं और तंत्रिकाएं। क्या मिलती है भाई? रुधिर कोशिकाएं या तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। अब प्रत्येक अंडाशय है वो एक पतली उपकला या झिल्ली से ढका रहता है। और जो किससे जुड़ी होती है भाई? अंडाशयी पीठिका से या ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ी होती है, ठीक है। ओके। तो अंडाशय की जो बाहरी परत होती है वो तो होती है एक पतली उपकला जिसे अपन कहते हैं जनन उपकला। क्या कहते हैं अपन? जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। तो बाहरी तो क्या होती है? जनन उपकला। अब अंडाशय की जो आंतरिक परत है उसे अपन क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अंडाशय की आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं भाई? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। याद कीजिए जो टेस्टिस थे, वृषण की भी आंतरिक परत क्या थी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और वो अंदर ऐसे फोल्ड हो होकर के क्या बना रही थी? वृषण पालिका। क्या बना दे रही थी भाई? वृषण की पालिका 250 से 300, ठीक है। तो अंडाशय की भी आंतरिक परत कौन होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब अपन पढ़ते हैं अंडाशय में पुट्टकों का विकास, ठीक है। तो देखिए तो अंडाशय की जो जनन उपकला होती है उसकी जनन कोशिका से मात्र युग्मक कोशिकाएं निर्मित होती है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा भाई? अंडाशय की जो जनन उपकला है उसकी जनन कोशिकाओं से क्या बनेंगे? मात्र युग्मक कोशिकाएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं ऊगोनिया। मैं अब से ऊगोनिया ही यूज करूंगा, ठीक है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं ऊगोनिया, लाइक दिस, ऊगोनिया। अब ऊगोनिया आगे चलकर क्या बनाती है भाई? प्रथम पुट्टक। और जिनकी संख्या कितनी होती है? हजारों की संख्या में इसमें विकसित हो जाती है, ठीक है। अब अपन इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं अंडाशय के अंदर पूरे पुट्टकों का विकास। तो अब देखिए ये एक अंडाशय का फोटो है और इसके अंदर आपको जो है पुट्टकों का विकास देखने को मिलेगा। तो क्या होता है इसमें? तो सबसे पहले तो हमने अभी पढ़ा था कि जो अंडाशय की जनन उपकला है, जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जो बाहरी परत है, उसकी जनन कोशिकाओं से क्या बनती है भाई? मात्र युग्मक कोशिकाएं या ऊगोनिया निर्मित होते हैं। तो सबसे पहले तो भाई क्या होगा? जन्म के समय क्या बन जाएंगे? ऊगोनिया। कब? जन्म के समय। ऊगोनिया कब बनती है भाई? जन्म के समय, यानी कि
फीमेल में है ऊगोनिया, जन्म के टाइम ही और जन्म से पहले ही बन जाती है, ओके, भ्रूण के अंदर। अब फिर क्या होता है देखिए, ऊगोनिया है वो आगे चलकर क्या बनाती है भाई, प्रथम पुट्टक। आगे क्या क्या बनाती है, प्रथम पुट्टक। ये आपको एक दिख रहा है, ये बहुत से प्रथम पुट्टक है हजारों की संख्या में, तो ये क्या बन जाएगा भाई, प्रथम पुट्टक यानी प्राथमिक पुट्टक। अब प्राथमिक पुट्टक क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। संख्या इनकी कितनी होती है भाई, कई हजारों में। फिर प्राथमिक पुट्टक में है वो प्राथमिक अंडक उपस्थित होते हैं, यस ये याद रखना आपको। इसके अंदर अंडक कौन सा है भाई, प्राथमिक अंडक। कौन सा है भाई, फर्स्ट अंडक, ठीक है, ओके। तो अब प्राथमिक पुट्टक है और इसमें अंडक भी कौन सा होगा, प्राथमिक। अब मादा में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक प्राथमिक पुट्टक है वो आकार में क्या होते हैं, बड़े, यस। फीमेल में जो किशोरावस्था तक कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल इसके आकार में क्या होती जाएगी, वृद्धि, ठीक है। तो प्राथमिक पुट्टकों के आकार में क्या होती है, वृद्धि। कब, जन्म से लगाकर किशोरावस्था तक। अब जैसे ही किशोरावस्था आई, किशोरावस्था प्रारंभ हो गई, तो ये देखिए आकार में वृद्धि होगी। कब, जन्म से किशोरावस्था तक। तो ये हमने इसको बना दिया बड़ा, प्रथम पुट्टक कोई फर्स्ट पुट्टक है, इसके अंदर फर्स्ट अंडक है, इसको मैंने बड़ा बना दिया। अब देखिए जैसे ही किशोरावस्था प्रारंभ हुई तो क्या होगा, यौनावस्था या किशोरावस्था आरंभ होने के साथ ही प्राथमिक पुट्टक है वो किस में बदल जाता है भाई, द्वितीयक पुट्टक में। और ये किसके हार्मोन के नियंत्रण में होता है, एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन की फुल फॉर्म होती है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होती है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब क्या है, मैं लिख दे रहा हूं इधर, आप फुल फॉर्म लिख दीजिए, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो एफएसएच, तो फॉलिक्यूल्स का मतलब ही क्या है भाई, फॉलिकल्स का मतलब है अपने जो है पुट्टक, ठीक है। तो पुट्टक फॉलिकुलर यानी कि पुट्टकों को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, यानी कि जो पुट्टकों के विकास में काम आता है वो हार्मोन अपना कौन सा है भाई, एफएसएच हार्मोन। तो जैसे ही यौनावस्था प्रारंभ हुई लड़की में, तो क्या हो जाता है उसमें, प्राथमिक पुट्टक से क्या बन जाता है, द्वितीयक पुट्टक। क्या बन जाता है भाई, द्वितीयक पुट्टक। और द्वितीयक पुट्टक के अंदर भी अंडक तो कौन सा रहेगा, फर्स्ट अंडक ही रहेगा। अंडक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल क्या बदलेगा, पुट्टक। तो अब ये क्या हो गया भाई अपना द्वितीयक पुट्टक। तो प्राथमिक पुट्टक, अब द्वितीयक पुट्टक को पढ़ते हैं। द्वितीयक पुट्टक में क्या क्या होगा, तो साथ साथ देखिए। तो द्वितीयक पुट्टक या सेकेंडरी फॉलिकल, इसमें क्या होता है, द्वितीयक पुट्टक में एक बाहरी परत है वो थीका बन जाएगी भाई, कोई चेंज नहीं होगा। एक क्या होगा, सेम सेम रहेगा प्राथमिक और द्वितीयक पुट्टक, लेकिन इसमें क्या होगा, एक भाई एक बाहरी परत बन जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, थीका। ये जो मैंने आपको ऐसे ऐसे करके जो बनाई है इसके बाहर, वो क्या है इसकी थीका, ठीक है। तो अब एक तो द्वितीयक पुट्टक में क्या बन जाएगी, थीका। और क्या होगा इसमें, द्वितीयक पुट्टक से में प्राथमिक अंडक ही उपस्थित होता है, यस ये बात अपन ने लिख ली। इसके अंदर अंडक तो कौन सा होगा भाई, प्राथमिक। अब सेकंड पुट्टक यानी द्वितीयक पुट्टक से आगे क्या बन जाता है, तृतीयक पुट्टक, और जल्दी ही बनता है। तो आगे द्वितीयक पुट्टक से क्या बन जाएगा, तृतीयक पुट्टक। क्या बन जाएगा भाई, तृतीयक पुट्टक, ओके, किससे, द्वितीयक पुट्टक से, और जल्दी ही बनेगा। अब तृतीयक पुट्टक में क्या होगा, तो चलिए देखते हैं तृतीयक पुट्टक। अब तृतीयक पुट्टक में तीन चीजों में परिवर्तन होगा, तो चलिए इनको पढ़ते हैं। पहले तो थीका में क्या चेंज होगा, तो जो थीका है, थीका का मतलब है प्रवार। थीका को हिंदी में बोलते हैं प्रवार, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हिंदी नाम, आप इंग्लिश को ही प्रेफर करें, ठीक है। तो थीका में क्या होगा, थीका है वो बाह्य तथा आंतरिक में विभाजित, यस। तो ये जो पुट्टक था, तो एक थीका इसके बाहर बन जाएगी और एक थीका इसके अंदर बन जाएगी, जैसे कि आपको इस फोटो में शो हो रहा होगा। तो तृतीयक पुट्टक में है वो थीका है वो कितनी बन जाती हैं, दो, आंतरिक और बाह्य। अब दूसरा परिवर्तन क्या होगा, तृतीयक पुट्टक में तरल पदार्थ से भरी गुहा का निर्माण होता है जिसे एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एक गुहा बन जाएगी तरल पदार्थों से भरी हुई, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एंट्रम, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं गह्वर, बट ये कोई काम का नाम नहीं है, आप इंग्लिश वाला नाम याद रखिए, एंट्रम, ठीक है। क्योंकि पेपर में हो सकता है कि हिंदी में आपको एंट्रम ही लिखा मिल जाए, तो अपने को किसको ध्यान रखना है भाई, एंट्रम को, ये गह्वर को ध्यान में नहीं रखना है। तो अब एक तो क्या होगा, थीका है वो बाह्य और आंतरिक में विभाजित हो जाएगी, और एक इसमें तरल पदार्थों से भरी हुई क्या बन जाएगी, एंट्रम। और परिवर्तन क्या होगा, तो तृतीयक पुट्टक में फर्स्ट अंडक के आकार में क्या होती है, वृद्धि, यस। अब अपना जो प्राथमिक अंडक है वो क्या करेगा, वृद्धि और विभाजन, तो जिससे प्रात तथा फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन, यस। यहाँ पर तृतीयक पुट्टक में क्या होता है भाई,
प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन, और प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है इसके अंदर, और जिस कारण है वो प्राथमिक अंडक है वो किस में बदल जाता है, द्वितीयक अंडक में। यस, तो तृतीयक पुटक की जो संरचना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अंडाशय में पहला अर्धसूत्री विभाजन किसके अंदर होता है भाई, तृतीयक पुटक में। किसके अंदर होता है, तृतीयक पुटक में, और जिससे है वो प्राथमिक अंडक है वो किस में बन जाता है भाई, द्वितीयक अंडक। तो अब मैं इसे प्राथमिक अंडक ना बोल के यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, द्वितीयक अंडक। ये क्या बन जाएगा, द्वितीयक अंडक। ठीक है, अब क्या होगा, हाँ भाई, तो प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन तो किस में पूर्ण होगा, तृतीयक पुटक में, और जिसके कारण है वो क्या बन जाएगा, द्वितीयक अंडक। जो प्राथमिक अंडक है वो किस में बदल जाएगा, द्वितीयक अंडक में। अब देखिए आगे क्या होगा, इस तृतीयक पुटक में द्वितीयक अंडक के साथ साथ एक और चीज बनेगी जिसे हम कहते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड या फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहते हैं, जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बन जाएगी भाई इसमें, प्रथम ध्रुवीय पिंड। किसमें, तृतीयक पुटक में। ठीक है, तृतीयक पुटक में क्या होगा, साथ साथ में एक द्वितीयक अंडक तो बनेगा, लेकिन साथ में एक क्या बनेगी भाई, प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, या जिसे कहते हैं पोलर बॉडी। ठीक है, अब तृतीयक पुटक की, यस, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, तृतीयक पुटक की जो आंतरिक प्रवार है, यानी कि जो अंदर की परत है, जो इंटरनल थीका है, जो आंतरिक थीका है, जो, ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई, मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन का स्त्रावण होता है। यस, तो एस्ट्रोजन का स्त्रावण किससे होता है भाई, तृतीयक पुटक की आंतरिक थीका या इंटरनल थीका से ही एस्ट्रोजन का स्त्रावण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऑप्शन में अगर आपको मिले तृतीयक पुटक या उसकी थीका, इंटरनल थीका, तो अपने को इसको ही टिक करना है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, एस्ट्रोजन का स्त्रावण। देखिए 10th क्लास तक हम क्या पढ़ते हैं कि एस्ट्रोजन का स्त्रावण है वो अंडाशय करता है, लेकिन 12th में हम इसी का एलिब्रेटेड रूप पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन का स्त्रावण कौन करता है भाई, अंडाशय की तृतीयक पुटक की आंतरिक थीका करता है। ठीक है, अब तृतीयक पुटक है वो एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में किस में बदल जाता है, ग्राफियन पुटक में। अब जो तृतीयक पुटक है वो किस में बदल जाएगा, ग्राफियन पुटक में। तो ये क्या है अपना, ग्राफियन पुटक। तो तृतीयक पुटक है वो आगे किस में बदल जाएगा, ग्राफियन पुटक में। तो चलिए बात करते हैं ग्राफियन पुटक क्या होता है। तो देखिए थर्ड पुटक, तृतीयक पुटक और ग्राफियन पुटक लगभग क्या होते हैं, समान। ठीक है, अब इसके अंदर दो परत है, तो हम ग्राफियन पुटक के ऊपर भी क्या बना देते हैं भाई, दो परत। तो ग्राफियन पुटक और तृतीयक पुटक सेम है, लेकिन चेंज क्या होगा, ग्राफियन पुटक में उपस्थित द्वितीयक अंडक पर एक पारदर्शी आवरण आ जाएगा, जिसे क्या कहेंगे हम, जोना पेल्यूसिडा। आगे जब हम अंडाणु की संरचना को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या होती है भाई, बाहरी परत जोना पेल्यूसिडा बन जाती है। तो अब इसमें क्या होगा, तो ये जो द्वितीयक अंडक है इसके बाहर एक परत बन जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे भाई, जोना पेल्यूसिडा। अब नेक्स्ट अपना हेडिंग आती है वेरी इंपॉर्टेंट, ओव्यूलेशन। क्या कहता है इसे, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। अब अंडोत्सर्ग क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि जो आर्तव चक्र होता है, ठीक है, फीमेल में, उसमें क्या होता है भाई, वो साइकिल होती है एक, और 28 से 32 दिन की साइकिल होती है, आगे अपन उसको पढ़ेंगे। तो देखिए आर्तव चक्र के 14वें दिन यानी कि 14th डे को क्या होता है, ग्राफियन पुटक है वो फट जाता है। इसको मैंने फटा हुआ इसीलिए बनाया, इसको मैंने बाहर से जो ओपनली इसीलिए बनाया है। ठीक है, तो क्या होगा, 14वें डे पे क्या होगा, ग्राफियन पुटक है वो फट जाएगा, और उसके अंदर जो द्वितीयक अंडक है वो क्या निकल जाएगा इससे बाहर, वो क्या निकल जाएगा इससे बाहर। अब द्वितीयक अंडक बाहर निकलेगा, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं भाई, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब है वो अंड का उत्सर्जन होना, यानी कि अंड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं भाई, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो कब होती है, 14वें डे पे। क्यों होती है, क्योंकि ग्राफियन पुटक फटता है और द्वितीयक अंडक इससे बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं भाई, अंडोत्सर्ग। अब यह जो प्रक्रिया है वो कौन से हार्मोनों के प्रभाव में होती है भाई, एलएच और एफएसएच। एफएसएच की फुल फॉर्म हमने देख ली थी। ठीक है, क्या होती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच की होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लिख दे रहा हूं मैं इधर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये एलएच की फुल फॉर्म है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बॉर्डर लाइन पे। ओके, तो अब अंडोत्सर्ग के बाद में जो खाली पड़ा ग्राफियन पुटक है
वो LH के प्रभाव में किस में बदल जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। LH के प्रभाव में वो किस में बदल जाएगा भाई, कॉर्पस ल्यूटियम में। यानी कि अब जब अंडोत्सर्ग हो गया, यानी कि ये जब इससे बाहर निकल गया, तो मैं इस ग्राफियन पुट्ट को क्या नाम देता हूँ, कॉर्पस ल्यूटियम। यानी कि बाहर निकलने के बाद मैं इसे क्या कह सकता हूँ भाई, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कह सकता हूँ मैं इसे, कॉर्पस ल्यूटियम। यानी कि ग्राफियन पुट्टक को ही क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन वो कब बनेगी, जब उससे द्वितीयक अंडक है वो बाहर चला जाएगा या उसमें अंडोत्सर्ग हो जाएगा, तब वो क्या बन जाएगी भाई, कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखते हैं क्या होती है अपनी कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है भाई, देखिए तो कॉर्पस ल्यूटियम को हम पीत पिंड या येलो बॉडी भी कहते हैं। अब ये जो है वो एक अंतःस्रावी, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। यानी कि टेम्परेरी है, परमानेंट अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, तो देखिए तो कॉर्पस ल्यूटियम से भारी मात्रा में कौन से हार्मोन स्रावित होता है भाई, प्रोजेस्टेरॉन। सबसे ज्यादा को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रावण होता है, किसके द्वारा, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। अब साथ ही में कौन से हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। तो देखिए एस्ट्रोजन का हार्मोन अंडाशय की थीका इंटरना ने भी किया और कॉर्पस ल्यूटियम ने भी किया, लेकिन मोस्टली कौन करता है भाई, थीका इंटरना। और प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है सबसे ज़्यादा, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या है, ये गर्भाशय के आंतरिक स्तर को बनाए रखता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हाई है, ठीक है, तो उस लेडी में जो गर्भाशय के आंतरिक स्तर नहीं टूटेंगे, यानी कि जो पीरियड साइकिल है वो नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब लेडी क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट। तो पीरियड साइकिल रुकने का साइन इसीलिए बोलते हैं कि प्रेगनेंसी का साइन है, क्योंकि अगर निषेचन हुआ तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी और वो भारी मात्रा में कौन सा हार्मोन डालेगी, प्रोजेस्टेरॉन, जिससे वो गर्भाशय का आंतरिक स्तर नहीं टूटेगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, लेडी प्रेग्नेंट। तो यदि मादा में निषेचन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, अन्यथा क्या हो जाती है, नष्ट। यानी कि इससे जो ग्राफियन पुटक से जो द्वितीयक अंडक बाहर निकला, अब वो बाहर जाएगा अंडाशय से अंडवाहिनी में, और उसे तलाश रहेगी किसकी, शुक्राणु की। तो जब उसे अगर शुक्राणु मिल गया तो क्या हो जाएगा भाई, निषेचन हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रावण होगा, गर्भाशय का आंतरिक स्तर बना रहेगा, और है वो भ्रूण का क्या हो जाएगा भाई, पोषण, ठीक है। यहाँ से भ्रूण का क्या स्टार्ट हो जाएगा, विकास। लेकिन अगर निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है भाई, नष्ट, ठीक है। तो ये क्या था अपना पुट्टकों और अंडाणुओं का विकास। एक बार फटाफट से इसका क्विक रिवीजन करिए। तो सबसे पहले तो अंडाशय की जो जनन उपकला है, ठीक है, उससे क्या बनते हैं, ऊगोनिया, जन्म के समय लाखों की संख्या में बनते हैं। फिर उससे क्या बनते हैं भाई, प्राथमिक पुट्टक। क्या बनते हैं, प्राथमिक पुट्टक। और प्राथमिक पुट्टक कितने होते हैं, हजारों की संख्या में। फिर प्राथमिक पुट्टक से यौनावस्था या किशोरावस्था तक क्या होता है, प्राथमिक पुट्टक के आकार में वृद्धि। और जैसे ही किशोरावस्था आई तो क्या होगा, प्राथमिक पुट्टक से क्या बन जाएगा, द्वितीयक पुट्टक। और द्वितीयक पुट्टक में क्या बन जाएगी भाई, प्राथमिक पुट्टक के बाहर एक थीका, क्या बन जाती है, एक थीका। और जो अंडक है वो प्राथमिक अंडक ही रहता है, फर्स्ट अंडाणु या फर्स्ट अंड ही उपस्थित होता है प्राथमिक और द्वितीयक पुट्टकों में। फिर द्वितीयक पुट्टक है वो फटाक से आगे किस में बदल जाएगा, तृतीयक पुट्टक में। और तृतीयक पुट्टक की हमने क्या विशेषता देखी, थीका बट जाएगी, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, यानी कि बाह्य थीका और आंतरिक थीका में। और आंतरिक थीका है वो किसका स्त्रावण करती है, एस्ट्रोजन का। और इसमें क्या बन जाएगी, द्रव से भरी हुई गुहा, जिसे हम क्या कहेंगे, एंट्रम। और जो तृतीयक पुट्टक है इसके अंदर अंडक कौन सा होता है, सेकंड अंडक, क्योंकि प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन किस में पूर्ण होता है, तृतीयक पुट्टक में। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी, तृतीयक पुट्टक के बारे में। अब तृतीयक पुट्टक है वो आगे के FSH के प्रभाव में किस में बदल जाता है भाई, ग्राफियन पुट्टक में। तो ग्राफियन पुट्टक में क्या होता है, ग्राफियन पुट्टक है वो तृतीयक पुट्टक के समान ही होता है, लेकिन जो इसमें जो द्वितीयक अंडक बना, इसके बाहर एक क्या बन जाती है, परत। और उस परत का नाम क्या है, जोना पेल्यूसिडा। उस परत का नाम क्या है भाई, जोना पेल्यूसिडा। अब फिर क्या होता है, फिर हमने पढ़ी अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग क्या होता है, जब आर्तव चक्र के 14वें दिन है ग्राफियन पुट्टक फट जाता है, द्वितीयक अंडक इससे बाहर निकल जाता है, तो फिर पीछे इस बची संरचना को क्या कहते हैं भाई, इसी ग्राफियन पुट्टक को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं इसको, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। यानी कि ग्राफियन पुट्टक ही क्या बन गया,
कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य क्या है भाई, ये अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करेगी, प्रोजेस्टेरॉन का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्त्रावण करेगी और प्रेगनेंसी को बरकरार रखती है, गर्भावस्था को बरकरार रखती है। अगर निषेचन हुआ है तो प्रेगनेंसी को बनाए कौन सा हार्मोन रखता है, प्रोजेस्टेरॉन, और स्त्रावण कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अगर निषेचन नहीं होता है, देखिए ये जो अंडक निकला इसको अगर शुक्राणु नहीं मिलता है तो भाई कोई निषेचन नहीं होगा और कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, खुद ब खुद नष्ट। ओके, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है अंडाशय के बाद में अंडवाहिनी। अब देखिए जब हमने मादा जनन तंत्र का फोटो देखा तो हमने देखा था कि जो अंडाशय होता है वहाँ से एक अंडवाहिनी होती है जो गर्भाशय के तक आती है, ठीक है। तो अंडाशय से क्या निकलती है, अंडवाहिनी। तो चलिए बात करते हैं अंडवाहिनी के बारे में। इसकी लंबाई कितनी होगी, 10 से 12 सेंटीमीटर। ओके, और अंडवाहिनी है वो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से शुरू होकर गर्भाशय तक आती है। यस, तो अंडवाहिनी कहाँ से कहाँ तक होगी भाई, अंडाशय से लगाकर गर्भाशय की परिधि तक, ठीक है। तो यहाँ पर आकर ऐसे गर्भाशय से जुड़ जाएगी। अब अंडवाहिनी के हैं वो 3 क्षेत्र होते हैं, अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, इन्फंडिबुलम यानी कीपक, एम्पुला यानी तुम्बिका और संकीर्ण पथ यानी स्थमस, ठीक है। इंग्लिश के नामों को आपको ज़्यादा महत्व देना है, जैसा कि मैं हमेशा बताता ही हूँ आपको। तो इन्फंडिबुलम के बारे में अगर हम बात करें तो इन्फंडिबुलम या कीपक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये है वो कीप के आकार का होगा। ओके, और ये अंडाशय के सबसे निकट स्थित होता है तथा अंडाशय के संपर्क में रहता है। यस, ये क्या करता है भाई, यहाँ पर जैसे कि ये, इसको अगर मैं बड़ा बनाऊँ, मान लीजिए अंडाशय है तो यहाँ पर ऐसे, तो जो ये जो भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं भाई, इन्फंडिबुलम या कीपक। और ये क्या करता है, कीपक पर छोटे छोटे अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं जिसे हम झालर या फिम्बरे कहते हैं। तो ये क्या है भाई, इसके फिम्बरे। और ये क्या करता है, अंडाणु को ऐसे पकड़ने का काम कर रहा है। जब अंडाशय से अंडाणु निकलेगा तो उसको पकड़ने का काम कौन करेगा भाई, कीपक या इन्फंडिबुलम। और झालर है वो अंडाणु को पकड़ने में सहायता करते हैं। और ये जो फिम्बरे है, जो झालर है, वो क्या करते हैं भाई, अंडाणु को पकड़ने में सहायता, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना इन्फंडिबुलम। अब इन्फंडिबुलम के बाद में दूसरा जो भाग है अंडवाहिनी का, वो क्या होता है भाई, तुम्बिका या एम्पुला। तो एम्पुला क्या करता है भाई, कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े क्षेत्र में खुलता है जिसे अपन क्या कहते हैं भाई, एम्पुला। देखिए अंडवाहिनी जो है पहले तो यहाँ पर है, तो फिर इसके बाद में ये भाग यहाँ से क्या हो जाएगा, चौड़ा। तो जो चौड़ा भाग है उसको अपन क्या कहते हैं, तुम्बिका या एम्पुला। और फिर आगे चलकर ये वापस क्या हो जाती है भाई, पतली, तो जिसे अपन क्या कहते हैं, संकीर्ण पथ या स्थमस। तो एम्पुला आगे स्थमस में खुलता है और ये स्थमस आगे किस में खुल जाता है, गर्भाशय में। तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा भाई, गर्भाशय, क्या हो जाएगा, गर्भाशय। तो ये अपनी क्या थी, अंडवाहिनी। अब हमने नर जनन तंत्र में पढ़ा था, जब शुक्राणु निर्माण हो जाता है तो उसको आगे लाने का काम कौन करती है, शुक्रवाहिनी। तो मादा में भी अंडाणु को लाने का कार्य कौन करती है, अंडवाहिनी। कौन करती है भाई, अंडवाहिनी, ठीक है। अब ये अंडवाहिनी है वो जब अंडाशय से अंडाणु निकलेगा उसको ये अंडवाहिनी पकड़कर आगे लेके आती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो निषेचन है वो भी कहाँ होता है, अंडवाहिनी में ही होता है। निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी में ही, ठीक है। कोई सवाल पूछ सकता है कि मादा में निषेचन कहाँ पर होता है, तो कहाँ होता है भाई, अंडवाहिनी में। ओके, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक गर्भाशय। अब अंडाणु यहाँ से कहाँ आ जाएगा, गर्भाशय तक। तो गर्भाशय की अगर हम बात करें तो गर्भाशय को बच्चेदानी या वोम्ब भी कहते हैं। और इसका आकार कैसा होता है, उल्टी नाशपाती के आकार का। और गर्भाशय है वो उदर गुहा में श्रोणी भित्ति से स्नायु या लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होगा। गर्भाशय क्या होता है, श्रोणी भित्ति में, ठीक है, लिगामेंट्स के द्वारा बॉडी के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ओके, तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें, गर्भाशय, ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो गर्भाशय की कितनी परतें होती हैं, 3, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। नाम से आपको पता चल रहा होगा, जो सबसे बाहर की ओर है वो क्या है, पेरीमेट्रियम, जो बीच में है वो मायोमेट्रियम, और जो सबसे आंतरिक परत है वो क्या है, एंडोमेट्रियम। अब अपन एक एक करके इन तीनों परतों को पढ़ लेते हैं। तो पेरीमेट्रियम की अगर मैं बात करूं, यह सबसे बाहरी और झिल्लीमय परत है, पतली परत है झिल्ली के समान, और सबसे बाहरी परत है कौन, पेरीमेट्रियम। किसकी परत है, गर्भाशय की। बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तो मायोमेट्रियम की बात करूं, मायोमेट्रियम किससे बनी होगी, चिकनी पेशियों से बनी हुई मोटी परत है, ठीक है। बाहरी परत सबसे पतली, ये क्या है, मोटी।
और मायोमेट्रियम का काम क्या है? जब प्रसव या डिलीवरी होती है तो संकुचन किस में होते हैं भाई? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में संकुचन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिस कारण से बच्चे को बाहर पुश करने में या बाहर धकेलने में हेल्प मिलती है। तो ये सवाल बन सकता है कि प्रसव या डिलीवरी के समय संकुचन गर्भाशय की किस परत में मिलते हैं? तो संकुचन होते हैं भाई मायोमेट्रियम परत में। किस में? मायोमेट्रियम, बीच की परत। ठीक है। फिर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की खास बात क्या है भाई? सबसे आंतरिक परत है और इसमें क्या मिलेगा? सबसे अधिक रुधिर प्रवाह, ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा किस में होता है? एंडोमेट्रियम में। कौन सी परत? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में ब्लड प्रवाह है या रुधिर प्रवाह है वो सबसे अधिक मिलेगा। और निषेचन के बाद में जो भ्रूण का रोपण होता है वो भी किस में होता है? एंडोमेट्रियम में। भाई देखिए, ये गर्भाशय है, ठीक है। अब इसकी 1, 2 और 3 परतें हैं मान लीजिए। अब भ्रूण आएगा तो वो इधर ही तो उसका रोपण हो सकता है, तो वो सबसे ऊपरी परत यानी कि सबसे आंतरिक परत में होगा क्या? भ्रूण का रोपण। और क्या है कि जब जो पीरियड साइकिल आती है, ठीक है, आर्तव चक्र में जो रक्तस्राव की अवस्था है, तब भी कौन सी परत की कोशिकाएं टूटती है? एंडोमेट्रियम की। कौन सी? एंडोमेट्रियम की। तो इसको मैंने लिखा है रजस्राव नाम से हेडिंग लगा के। तो आर्तव चक्र में जब रक्तस्राव अवस्था होती है तो एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं ही टूटती है। यस, जिसे अपन क्या कहते हैं? रक्तस्राव या रजस्राव। और इन्हीं कोशिकाओं के टूटने के कारण फीमेल को है जो ब्लीडिंग होती है या रक्तस्राव होता है। तो याद रखना है कि आर्तव चक्र में जब पीरियड साइकिल होती है, ठीक है, तो उस समय कौन सी परत की कोशिका टूटती है? एंडोमेट्रियम की। भ्रूण का रोपण कौन सी परत में? एंडोमेट्रियम में। ठीक है। और सबसे अधिक रक्त प्रवाह भी किस में मिलेगा? एंडोमेट्रियम में। ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन किस में होते हैं भाई? मायोमेट्रियम में। किस में होते हैं? मायोमेट्रियम में। ठीक है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वेजाइना या योनि। तो अब देखिए क्या होता है कि हमने जब पढ़ा था पिछली स्लाइड पे, तो मैं वो बताना भूल गया आपको कि जो गर्भाशय होता है उसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। फंडस, बॉडी और ग्रीवा। ठीक है। सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? फंडस, और बीच वाले भाग को बॉडी, और नीचे वाले भाग को ग्रीवा या सर्विक्स। ठीक है। अब जो ये ग्रीवा होती है, सर्विक्स, वो आगे किस में खुलती है भाई? योनि में। तो सबसे बाहरी जननांग कौन सा है भाई? योनि। ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये एक नलिका के जैसी संरचना होती है जो शरीर के बाहर खुलती है, जो मादा शरीर के बाहर खुलती है। अब इसकी नॉर्मली जो लंबाई है वो कितनी होगी भाई? 7 से 10 सेंटीमीटर। और योनि का जो सामान्य पीएच है वो कितना है? 3.5 to 4.5। इसका मतलब इसका कैसा होता है भाई पीएच? अम्लीय या एसिडिक। अगर कहीं पे पूछ ले योनि या वेजाइना का पीएच अम्लीय है या क्षारीय, तो आपको आंसर क्या करना है भाई? अम्लीय। ठीक है। अब हम बात करते हैं बाह्य जननांगों के बारे में, जिनको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब बाह्य जननांग है वो, तो योनि के निकट स्थित संरचनाओं को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? बाह्य जननांग। अब कौन कौन से होते हैं? जगन सेल, मॉन्स प्यूबिस, वृहद बगोष्ठ, लेबिया मेजोरा, लघु बगोष्ठ, लेबिया माइनोरा, बग शेफ यानी क्लाइटोरिस, और योनि छद यानी हाइमन। तो ये 5 क्या होते हैं भाई अपने बाह्य जननांग। तो अब बात करते हैं इनकी। तो सबसे पहले तो जो जगन सेल है, तो जगन सेल क्या होता है? यह वसामय उत्तकों से बनी संरचना होती है जो त्वचा और जगन बालों से ढकी रहती है। इस पर क्या मिलेंगे भाई आपको? अब जगन हेयर्स मिलेंगे, ठीक है, जगन बाल मिलेंगे, और त्वचा से ढकी हुई संरचना होती है। कौन? जगन सेल। फिर आता है वृहद बगोष्ठ। एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में आपको फोटो से समझा दूंगा। ठीक है। तो वृहद बगोष्ठ यानी लेबिया मेजोरा, यह उत्तकों का मांसल वलन। ये भाई बड़े बड़े उत्तक होते हैं। ठीक है। तो वृहद का मतलब क्या है? बड़े उत्तक। लघु का मतलब क्या है? छोटे। तो ये क्या होंगे? बड़े बड़े मांसल फोल्ड है। फोल्ड का मतलब क्या है? त्वचा है वो ऐसे मुड़ी हुई होगी, ठीक है, वलय बनाएगी। तो क्या होता है? उत्तकों का मांसल वलन है जो योनि द्वार को घेरे रहते हैं, और वृहद बगोष्ठ जगन शहर से नीचे तक फैले रहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं लघु बगोष्ठ की। तो लघु बगोष्ठ क्या है भाई? त्वचा के वलन है जो वृहद बगोष्ठ के नीचे स्थित होते हैं। पहले वृहद बगोष्ठ है, जैसे अगर मैं फोटो बनाऊं तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये जो पहले होते हैं फोल्ड, उनको बोलते हैं लघु बगोष्ठ। और इसके बाहर जो त्वचा है जो मुड़ी हुई होती हैं, जो त्वचा के जो वलन होते हैं, उनको बोलते हैं वृहद बगोष्ठ। यहाँ पर जो मांसल भाग है, ठीक है, मांस से बना हुआ, उसको क्या बोलते हैं भाई? वृहद बगोष्ठ। और जो अंदर की जो लाइन है, जो फोल्ड है छोटे, उनको बोलते हैं लघु बगोष्ठ। ठीक है। और ये जो ऊपरी जो हिस्सा है, जहाँ पर क्या मिलेंगे भाई?
जगन हेयर्स या जगन बाल, उसको बोलते हैं भाई जगन सेल। ऊपरी हिस्सा क्या हो गया, जगन सेल। ये जो एकदम से जो योनि के जो बाहर होते हैं, ठीक है, जो फोल्ड, उनको बोलते हैं लघु बगोष्ठ। और इस लघु बगोष्ठ के बाहरी जो होते हैं उनको बोलते हैं वृहद बगोष्ठ, या जो बड़े फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा योनि द्वार, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, मूत्र द्वार। तो मैं एक बार इसको नाम लिख दूं, मूत्र द्वार, योनि द्वार, और ये क्या होता है भाई, जगन सेल। ये फोटो आपके बुक में नहीं है अभी। जो अंदर वाला है उसको क्या बोलेंगे अपन, लघु भगोष्ठ। क्या बोलेंगे, लघु भगोष्ठ। और ये जो बाहरी जो फोल्ड है उसको बृहद भगोष्ठ, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रक्चर आ गई होगी समझ में। अब नेक्स्ट होता है अपना बग सेफ या क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या होता है भाई, छोटी अंगुलीनुमा संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो वृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु पर स्थित होती है। यस, जहाँ पर ये दो वृहद भगोष्ठ, जो बड़े वाले भगोष्ठ है, वो जहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर तो क्या मिलेगी, एक अंगुलीनुमा संरचना, ठीक है। और जिसे क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं भाई, क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस को नर के शिश्न के समान माना जाता है, क्योंकि इसमें भी इरेक्शन होता है, ठीक है। ये उत्तेजनशील होता है, कौन, क्लाइटोरिस। इसलिए ये क्या होता है भाई, इसको नर के शिश्न के समान माना गया है, लेकिन आकार इसका बहुत ही छोटा है, ठीक है, अंगुली के आकार का छोटा सा। लास्ट अपना है योनिच्छद या हाइमन। हाइमन क्या है भाई, योनि का जो द्वार है वो एक पतली झिल्ली से आंशिक रूप से ढका हुआ होगा, और जिसे क्या कहते हैं, हाइमन। तो योनि द्वार के बाहर की ओर एक छोटी सी पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हाइमन। और हाइमन एक झिल्ली है, ठीक है, जो प्रथम मैथुन या संभोग की क्रिया से टूट सकती है, परंतु कभी कभी साइकिल चलाने, घुड़सवारी करने, अचानक गिरने या खेलकूद करने से भी टूट सकती है, ठीक है। यानी कि इसका ये जरूरी नहीं है कि ये प्रथम मैथुन या संभोग के दौरान ही टूटे, ये पहले भी साइकिल चलाने, खेलकूद करने, घुड़सवारी करने आदि से भी टूट सकती हैं। ओके, आई होप ये पांचों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।